हेलो, वेलकम प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नगीन बेस्ट डिजिटल लर्निंग पर। आज इस वीडियो में बच्चों हम क्लास 8 चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 को पढ़ा था, यानी कि वो हमारी कविता थी। उस कविता को हमने पढ़ लिया था और अच्छे से समझ लिया था। इस वीडियो में बच्चों हम इसके क्वेश्चन आंसर यानी कि कविता से प्रश्न है, कविता से आगे के प्रश्न हैं, अनुमान कल्पना के प्रश्न और भाषा की बात के प्रश्न, इन सभी प्रश्न उत्तरों को आज हम इस वीडियो में करेंगे और उनको अच्छे से समझेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले है हमारे कविता से संबंधित जो प्रश्न है, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी अभी नहीं होगा। यानी कि जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें बच्चों ये पढ़ा था ना कि अभी न होगा मेरा अंत, इसलिए उन्होंने हमें पूछा है कि कवि का ऐसा विश्वास क्यों है, ऐसी क्या बात है, किस बात के कारण उसका इतना विश्वास है कि वो ये कह रहे हैं कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। कवि को ऐसा विश्वास इसलिए है क्योंकि अभी उसके मन में नया जोश व उमंग है, यानी कि उसके मन में कुछ करने की नया जोश पैदा हुआ है। अभी उसे काफ़ी नवीन कार्य करने, यानी कि उसे कई नए कार्य करने हैं, नए काम करने हैं। वह युवा पीढ़ी को आलस्य की दशा से उभारना चाहते हैं, यानी कि युवा पीढ़ी के आलस्य को दूर करके उनके मन में कुछ करने का जोश भरना चाहते हैं, जोश पैदा करना चाहते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2। फलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। देखो, फलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि ने कौन कौन से प्रयास किए हैं। तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। फलों नहीं, यहाँ पे फूलों आएगा बच्चों। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि उन्हें कलियों की स्थिति से निकालकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। यानी कि जब कोई भी, पहले तो कलियां होती हैं, कलियों से ही फूल निकलते हैं, तो उन्होंने कहा है कि कलियों से लेकर खिले फूल बनाना चाहते हैं। कवि का मानना है कि उसके जीवन में वसंत आया हुआ है, यानी कि जैसे वसंत आती है, नई नई पत्ते निकलते हैं, नई नई कलियां निकलती है, तो इसी प्रकार उनके जीवन में भी नई नई भावनाएं पैदा हुई हैं। इसलिए वह कलियों को हाथों के वासंती स्पर्श से खिला देगा और वह फूलों की आँखों से आलस्य हटाकर उन्हें चुस्त व जागरूक करना चाहते हैं। यानी कि फूलों का वर्णन तो उन्होंने किससे किया है, नवयुवा से किया है। तो इसलिए वो नवयुवा की जो आँखों से आलस्य की पट्टी बंदी है उसको हटाकर उन्हें चुस्त और जागृत बनाना चाहता है, उन्हें अपने जीवन में कुछ करने के लिए समझाना चाहता है। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 3। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने वेफ लिए क्या करना चाहता है, यानी कि दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो चलिए उत्तर पढ़कर जानते हैं। कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए, वेफ नहीं बच्चों यहाँ पे के आएगा, दूर हटाने के लिए उन पर अपना हाथ फेर कर उन्हें जगाना चाहता है और वह उनको चुस्त, प्राणवान, आभावान व पुष्पित करना चाहते हैं। यानी कि कलियों को फूल बनाना चाहता है, उन्हें चुस्त बनाना चाहता है, जीवन में कुछ करने के लिए उन्हें समझाना चाहता है। अतः कवि नींद में पड़े युवकों को प्रेरित करके उन्हें समझाकर उनमें एक नए उत्कर्ष को
सौपन जगह देगा और उनका आलस्य दूर भगाएगा। वह उनके उत्साह का संचार करना चाहता है। ठीक है बच्चों, ये थे हमारे कविता से संबंधित प्रश्न। अब है आगे कविता से आगे के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए और बताएं। यानी कि वसंत को ऋतुराज कहते हैं, यानी कि ऋतुओं का राजा। हमारी कौन कौन से वो वसंत वो होते हैं मौसम? सर्दी, गर्मी, बारिश और वसंत, ये मौसम होते हैं ना हमारे। तो इस वसंत को ऋतुओं का राजा, यानी कि कितने प्रकार की ऋतु होती है हमारी? 4 प्रकार की। वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु और वसंत ऋतु होती है। तो यानी कि इन सभी ऋतुओं का राजा कौन है? वसंत को। यानी कि वसंत को ऋतुओं का राजा क्यों कहा गया है? तो चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानेंगे। वसंत को ऋतुराज कहा जाता है, यानी कि वसंत को ऋतुराज यानी कि ऋतुओं का राजा। इस ऋतु में प्राकृतिक पूरे यौवन होती है, यानी कि प्रकृति है जो वो पूरी तरह जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, खिल जाती है। इस ऋतु के आने पर सर्दी कम हो जाती है, यानी कि ऐसा मौसम होता है यहाँ पर ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और न ही ज़्यादा गर्मी होती है। यानी कि इस ऋतु के आने पर सर्दी, यानी कि सर्दी जब ख़त्म होने का और गर्मियों के आने का जब समय होता है, इनके जो बीच का मौसम होता है उसे हम वसंत ऋतु कहते हैं। यानी कि जो हमारे फरवरी मार्च का मौसम होता है वो हमारा कौन सा महीना होता है? वसंत ऋतु का मौसम होता है। तो इस ऋतु के आने पर सर्दी है वो कम हो जाती है और जो मौसम है वो सुहावना हो जाता है। इस समय पंच तत्व अपना प्रकोप छोड़कर सुहावने रूप में प्रकट होते हैं। यानी कि पंच तत्व जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि, ये हमारे 5 तत्व होते हैं। कौन से? जल, वायु, धरती, आकाश और अग्नि। सभी अपना मोहक रूप दिखाते हैं। पेड़ों में नए नए पत्ते, नए नए फूल, नई नई कलियाँ आने लगती है। आम भोरों से लद जाते हैं और जो सरसों के खेत है वो फूलों से भरे पीले पीले दिखाई देने लगते हैं। सरसों के पीले फूल ऋतुराज के आगमन की घोषणा कर, जब सरसों होती है उसके जब फूल बिल्कुल पीले हो जाते हैं तो इसका मतलब हमारी वसंत ऋतु आई हुई है। खेतों में फूली हुई सरसों पवन के झोंकों से हिलती, यानी कि जब जो हमारे सरसों के फूल होते हैं, जो हल्की हल्की हवा के झोंके होते हैं, उनसे वो ऐसी दिखाई देती है मानो सामने सोने का सागर लहर रहा। जैसे कि सागर होता है उसमें पानी लहरता है ना, तो ऐसा ही लगता है कि जैसे सोने से भरा हुआ सागर है और वो लहर रहा है। कोमल पंचव स्वर में गाती है और सभी को कुहू, यानी कि जो कोयल होती है वो हमारे बिल्कुल मधुर स्वर में गाती है और सभी को कुहू कुहू की आवाज़ से मंत्रमुग्ध कर लेती है, यानी कि सभी के मन को मोह लेती है, सभी को बहुत प्यारी लगती है। इस ऋतु में उसकी छटा देखते ही बनती है। इस ऋतु में कई प्रमुख त्यौहार मनाए जाते हैं, जैसे कि वसंत पंचमी, महाशिवरात्रि और होली। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, वसंत हमारे फरवरी और मार्च के जो महीने होते हैं ये हमारी वसंत ऋतु में आते हैं। तो जो हमारी होली है, वसंत पंचमी है और महाशिवरात्रि है, ये सारी वसंत ऋतु में ही मनाए जाते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब है बच्चों प्रश्न नंबर 2। वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्यौहार पर निबंध लिखिए। यानी कि वसंत ऋतु में जो त्यौहार आते हैं उनके बारे में आप जानकारी लीजिए और उनके ऊपर निबंध लिखें। वसंत ऋतु में जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कौन कौन से त्यौहार आते हैं? वसंत पंचमी आती है, महाशिवरात्रि आती है और
होली आती है। तो आपको इन त्योहारों में से किसी भी एक त्योहार पर निबंध लिखना है। तो हम लिखते हैं होली पर। तो चलिए बच्चों ये निबंध पढ़ते हैं। हमारा देश भारत विश्व का अकेला एवं ऐसा अनूठा देश है, यानी कि भारत ही केवल एक ऐसा देश है जहाँ पूरे साल कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है। तो होता है ना बच्चों, कभी होली आती है, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आती है, तीज आती है और बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे त्यौहार आते हैं। तो यानी कि भारत ही सिर्फ एक ऐसा अकेला देश है जहाँ पर पूरे साल में कोई न कोई त्यौहार मनाया ही जाता है। रंगों का त्यौहार होली हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है, यानी कि जो होली है किसका त्यौहार है, वो हिंदुओं का प्रसिद्ध त्यौहार है जो फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। किसको? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्यौहार रंग एवं उमंग का अनुपम त्यौहार है जब वसंत अपने पूरे यौवन पर होता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जब यह त्यौहार है रंगों का और खुशियों का त्यौहार है। सभी को पता है होली में कलर फेंकते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं, तो ये रंगों का त्यौहार है। तो यह त्यौहार जब उस समय पर मनाया जाता है जो वसंत है वो अपने पूरे यौवन पर होता है, यानी कि जो वसंत का बहुत सबसे अच्छा मौसम होता है। सर्दी को विदा देने और ग्रीष्म का स्वागत करने के लिए इसे मनाया जाता है। संस्कृत साहित्य में इस त्योहार को, यानी कि संस्कृत के साहित्य में इस त्योहार को मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। किस नाम से? मदनोत्सव के नाम से भी पुकारा जाता है। होली के संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है, यानी कि होली क्यों मनाया जाता है, किस लिए शुरू की गई थी, तो इसके संदर्भ में एक बहुत ही पुरानी कथा है। भगवान विष्णु के परम भक्त, यानी कि जो हमारे भगवान विष्णु हैं उसके भक्त हैं प्रहलाद, को अग्नि में जलाने के प्रयास में उनकी बुआ होलिका अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी। यानी कि जो भक्त प्रहलाद हैं को अग्नि में जलाने के प्रयास में उसकी बुआ होलिका, कौन थी? होलिका, जो अग्नि में जलकर स्वाहा हो गई थी, यानी कि अग्नि में जल गई थी। इसी घटना को याद कर प्रतिवर्ष, यानी कि हर साल होलिका दहन किया जाता है। यानी कि उस क्या नाम था उसका? होलिका। तो होलिका दहन किया जाता है। दूसरे दिन फाग खेला जाता है, यानी कि रंगों के साथ त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन छोटे बड़े, अमीर गरीब किसी में भी कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सब एक दूसरे पर रंग फेंकते हैं, गुलाल लगाते हैं, गले मिलते हैं। चारों ओर आनंद, मस्ती और उत्साह का माहौल होता है। ढोल पर थिरकते, मजीरों की ताल पर झूमते, नाचते गाते लोग सभी भेदभावों को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। लेकिन कुछ लोग अशोभनीय व्यवहार पर इस त्यौहार की पवित्रता को नष्ट कर देते हैं, यानी कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो त्यौहार की इस पवित्रता को इसको खराब कर देते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम होली का त्यौहार अपने आदर्शों के, यानी कि जो हमारे नियम हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर मनाएं। वैर भाव, घृणा आदि सभी चीज़ों को होलिका दहन में ही जलाकर एक दूसरे पर गुलाल लगाकर आपस में प्रेम, एकता और सद्भाव बढ़ाने का प्रयास करें। होली के अवसर पर आओ एक दूजे पर गुलाल लगाओ। अपने सब भेदभाव भुलाकर प्रेम और सद्भाव बढ़ाओ। ठीक है बच्चों, ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब है आगे प्रश्न नंबर 3। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? यानी कि ऋतु परिवर्तन, यानी कि जब ऋतु बदलती है, मौसम का बदलाव होता है, हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, तो आप इस बात की पुष्टि कीजिए, इसको हमें समझाइए और किन किन बातों से आप ये चीज़ें पता कर सकते हैं, हमें वो भी बताइए। ऋतु परिवर्तन का जो जीवन है वो हमारे गहरा प्रभाव डालता है। जैसे गर्मी के जाते ही जाड़े आ जाते, जैसे कि गर्मियाँ ख़त्म होती है तो सर्दी आ जाती हैं और हमारे शरीर पर गर्म कपड़े बढ़ने लगते, जैसे सर्दी बढ़ती रहेगी तो गर्म कपड़े भी बढ़ते जाएंगे। जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, मौसम उन्हें अपना रंग दिखाकर अपनी ताकत भी दिखा देता है। यानी कि जब सर्दी आती है, हम गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं तो क्या होता है, हमें ठंड लग जाती है। तो इसलिए ने कहा जो जब लोग अपने आप को ज़्यादा होशियार समझते हैं तो मौसम उन्हें अपना रंग और ताकत दिखा देता है। जाड़े के जाते जाते शरीर पर से धीरे धीरे गर्म कपड़े कम भी होने लगते हैं। ये थे बच्चों हमारे कविता से आगे के प्रश्न। अब है अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। यानी कि हमें ये जो पंक्तियां दी गई है इसमें हमें ये बताना है किस ऋतु के बारे में बताया गया है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं, होली मची ठोर ठोर, सभी बंधन छूट जाते हैं। इस कविता में वसंत ऋतु का ही वर्णन है। यह आम के भोर और होली के त्योहार का भी वर्णन है। ये था प्रश्न नंबर 1। अब है हमारा प्रश्न नंबर 2। स्वपन भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए, यानी कि स्वपन भरे यानी कि सपनों से भरे हैं कोमल कोमल हाथों को आलस्य से भरी हुई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के यानी कि सुबह के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। फूल पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहोगे? हम फूलों पौधों को अधिक संख्या में उगाएंगे, यानी कि फूलों को और पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उगाएंगे, उनकी देखभाल करेंगे और समय समय पर खाद, पानी की सिंचाई आदि की व्यवस्था करेंगे और फूल पौधों को जंगली जानवर और बेकार तोड़ने वालों से बचाएंगे। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2 और यहीं पे हमारे अनुमान और कल्पना के प्रश्न समाप्त होते हैं। आगे है बच्चों भाषा की बात के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, हरे हरे पुष्प पुष्प, यानी कि हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है, यानी कि एक ही शब्द को 2 बार कहा गया है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में यानी कि वाक्य में हरे हरे शब्द युगम पत्तों के लिए यानी कि नए पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है, यानी कि पात पत्ता सिर्फ एक थोड़ी उगेगा, बहुत सारे होते हैं। तो पात किसके लिए प्रयोग किया गया है? बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है। ऐसा प्रयोग भी होता है जहाँ कर्ता या विशेषण एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है, यानी कि शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके अर्थ
अलग अलग निकलेंगे। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती है। तो देखो 3 बार खाती थी, वे 3 बेर खाने लगती है। तो एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ जाता है, यानी कि बदलाव आ जाता है। इसे यमक अलंकार भी कहते हैं। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे कि मन का यानी कि मन का, इसमें तो क्या जो हमारी मन की चीज़ होती है जो हमें अच्छी लगती है, और दूसरा क्या है मन का, यानी कि किसी मोती को हम मन का बोलते हैं। तो ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत्ति शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि हमें ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं? बातों बातों में, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात और घड़ी घड़ी। तो हमें ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं। सबसे पहले है बातों बातों में। बातों बातों में कब घर आ गया पता ही नहीं चला। आगे है बच्चों रह रह कर। कल रात से रह रह कर बारिश हो रही है। कुछ भी हो सकता है। कल रात से रह रह कर वह रो रही है, तो हम इस शब्द से कोई भी वाक्य बना सकते हैं। लाल लाल, लाल लाल आँखों से पिताजी अमर को घूर रहे थे। आगे है बच्चों सुबह सुबह। दादी जी सुबह सुबह ही पूजा करने मंदिर निकल जाती है। अगला है बच्चों रातों रात। ईश्वर की कृपा से रामन रातों रात अमीर हो गया। घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी शिक्षक उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने के लिए टोकते रहते हैं। तो ऐसे ही बच्चों हम और भी बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। और ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। कोमल गात मृदुल वसंत, हरे हरे ये पात। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी कि कोई भी विशेषण यानी कि संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में गात, वसंत और पात शब्द विशेष्य हैं, क्योंकि कोमल तो कोई भी चीज़ हो सकती है। कोमल फूल हो सकते हैं, कोमल कपड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें कोमल का वर्णन किससे किया गया है? गात से किया गया। तो इसमें कोमल गात इसमें क्या है? विशेष्य है। आगे है मृदुल वसंत। तो इसमें वसंत क्या है? विशेष्य है। हरे हरे, हरे हरे तो कोई भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो हरे हरे ये पात इसमें क्या है? विशेष्य है। तो क्योंकि इनकी विशेषता क्रमशः कोमल, मृदुल और हरे हरे शब्दों से ज्ञात होती है, यानी कि इन शब्दों से पता चलती है। तो हिंदी विशेषणों के समांतर 4 प्रकार माने गए हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक वाचक विशेषण। तो इनमें हमें गुणवाचक विशेषण से क्या बनेंगे? अच्छा बंदर, सुंदर कार।
क्योंकि इसका गुण है ये, यानी कि जब हमें पता है ना गुणवाचक विशेषण क्या होता है, जिसमें हमें किसी की अच्छाई बुराई के बारे में, वो चीज़ कैसी है, छोटी है बड़ी है, काली है सफ़ेद है, ऊंची है नीची है, यानी कि जिसमें भी हमें उसकी गुण के बारे में पता चलता है कि वो कैसी है, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, गुणवाचक। अब इसमें बंदर है तो बंदर कैसा है, अच्छा बंदर, तो उसका गुण हो गया। सुंदर कार, तो वो भी उसका गुण हो गया। आगे है परिमाणवाचक विशेषण। 2 गज जमीन, जिसको परिमाण किया जाता है, जिसको मापा तोला जा सकता है, तो वो क्या होता है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि 2 गज जमीन, 4 किलो गेहूँ। आगे है बच्चों संख्यावाचक विशेषण, यानी कि जो हमें संख्या बताई गई है, इतनी चीज़ है, 4 संतरे प्रथम स्थान। आगे है बच्चों सार्वनामिक विशेषण, यह लाल फूल है, यह मेरी फ्रॉक है, यानी कि इसमें अपनी चीज़ों के बारे में, उस चीज़ के बारे में, क्या चीज़ कैसी है, किसकी है, इन सभी के बारे में बताया जाता है, तो वो कौन सी होती है, सार्वनामिक विशेषण होती है। ठीक है बच्चों, भाषा से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं और इसी के साथ हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। इसमें हमने प्रश्न उत्तरों को पढ़ा है और उसे समझ लिया है। अगली वीडियो में बच्चों हम अगले पाठ को पढ़ेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। आशा है आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर सभी बच्चों को किसी को ये वीडियो अगर पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें।